हेलो कमांडोज, वेलकम टू बायोमेंटिक्स क्लासेस ऑनलाइन। और थर्ड यूनिट हम लोग स्टार्ट करेंगे केमिकल बॉन्डिंग। और केमिकल बॉन्डिंग से एक्सपेक्टेड क्वेश्चन 3 से 5 मतलब 5 क्वेश्चन तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हो केमिकल बॉन्डिंग से। और केवल उन्हीं टॉपिक्स को हम लोग अप्रोच करने वाले हैं जहां से क्वेश्चन आ सकते हैं। केवल उन्हीं टॉपिक्स को अप्रोच करेंगे जहां से क्वेश्चन आ सकते हैं। और जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है कोशिश करेंगे कि वो सभी टॉपिक्स हम लोग एक बार कवर कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं पहले उनको कवर करते हैं। तो दैट इज नंबर 1। पहला टॉपिक जो हम लोग कवर करेंगे वो है काउंटिंग ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। काउंटिंग ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स। ऑर्बिटल्स के हेड ऑन ओवरलैपिंग से जो बॉन्ड बनता है वो सिग्मा बॉन्ड होता है। सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। इलेक्ट्रॉन क्लाउड केवल एक ही जगह पर कंसंट्रेट करता है सिग्मा बॉन्ड में। इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज कंसंट्रेटेड ओनली एट द वन प्लेस। मॉलिक्यूल इन विच ओनली सिग्मा बॉन्ड्स आर प्रेजेंट आर फ्रीली रोटेट। इट्स एटम्स आर फ्रीली रोटेट। वो मॉलिक्यूल जिसमें केवल सिग्मा बॉन्ड होते हैं उसके एटम्स का फ्री रोटेशन होता है। इसी कारण कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म जनरेट होती है सिग्मा बॉन्डेड कंपाउंड्स के अंदर। और जब ऑर्बिटल्स जो है साइड वाइज ओवरलैप करते हैं तो पाई बॉन्ड बनता है। पाई बॉन्ड वीक बॉन्ड होता है। पाई बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन क्लाउड दो जगह पे कंसंट्रेट करता है। पाई बॉन्ड वाले कंपाउंड मोर रिएक्टिव होते हैं, लेकिन इसका जो रोटेशन होता है वो हिंडर्ड या रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होता है। तो ये कुछ मैंने आपको सिग्मा और पाई बॉन्ड के बारे में बता दिया। अब बात करेंगे जो हमारा टॉपिक है काउंटिंग ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि स्ट्रक्चर्स आपको पता होने चाहिए, है ना। कई बार क्या होता है सीधे नाम लिखा हुआ होता है कि इस कंपाउंड में कितने सिग्मा और कितने पाई बॉन्ड होंगे। हालांकि काउंटिंग बहुत आसान है, कोई ऐसा दिक्कत नहीं है, लेकिन स्ट्रक्चर पता होने चाहिए। तो पहले क्या करना है उसके बारे में बात करते हैं। काउंटिंग ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, तो 3 पॉइंट्स लिखने हैं। नंबर 1, एवरी सिंगल बॉन्ड इज सिग्मा बॉन्ड। सभी एकल बंध हमेशा सिग्मा बंध होते हैं। एवरी सिंगल बॉन्ड इज सिग्मा बॉन्ड। इन डबल बॉन्ड वन सिग्मा बॉन्ड, वन पाई बॉन्ड। ये 3 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। हर सिंगल बॉन्ड कैसा होगा? सिग्मा बॉन्ड होगा। डबल बॉन्ड में क्या होगा? एक सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड होगा। नंबर 3, इन ट्रिपल बॉन्ड वन सिग्मा बॉन्ड एंड 2 पाई बॉन्ड्स। और हर ट्रिपल बॉन्ड में क्या होगा? एक सिग्मा बॉन्ड होंगे और 2 पाई बॉन्ड्स होंगे। हर ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड और 2 पाई बॉन्ड होंगे। तो यहां तक तो 3 बातें आपको याद रखना है काउंटिंग स्टार्ट करने से पहले। एवरी सिंगल बॉन्ड इज सिग्मा बॉन्ड। इन डबल बॉन्ड 1 सिग्मा बॉन्ड एंड 1 पाई बॉन्ड। इन ट्रिपल बॉन्ड 1 सिग्मा बॉन्ड एंड 2 पाई बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड और 2 पाई बॉन्ड होगा। ठीक, अब बिल्कुल सिंपल स्ट्रक्चर से देखिए, मैं स्टार्ट कर रहा हूं आपके लिए। मीथेन, जैसे मैंने कहा मीथेन CH4, क्या कंडीशन है, कैसे निकलेगा? तो मीथेन में आपको क्या काम करना है? मीथेन का स्ट्रक्चर बना देना है। ऑल द बॉन्ड्स आर सिंगल बॉन्ड। सो आंसर इज व्हाट? 4 सिग्मा बॉन्ड। मीथेन में क्या हो जाएगा? 4 सिग्मा बॉन्ड। नंबर 2, इथाइलिन। अब यही काम ध्यान रखना है कि स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए। इथाइलिन, हालांकि हम लोग क्रश के बैच में है तो 12th पास है तो इतना तो नॉलेज होना चाहिए। इथाइलिन, तो इथाइलिन का स्ट्रक्चर देखिए कैसा होगा? CH2 डबल बॉन्ड, CH2 इज द इथाइलिन। क्या कंडीशन मिलेगी आपको? 5 सिग्मा बॉन्ड
1 पाई बॉन्ड, 5 सिग्मा बॉन्ड 1 पाई बॉन्ड, जितने सिंगल हैं वो सब सिग्मा है, और डबल में एक सिग्मा एक पाई है, ये है डबल बॉन्ड, तो यहाँ पे एक पाई बॉन्ड भी मिल जाएगा, 1 2 3 4 5 सिग्मा और एक पाई, आंसर हो जाएगा 5 सिग्मा एंड 1 पाई बॉन्ड। तीसरे स्ट्रक्चर की बात करते हैं, एसिटाइलिन, बिल्कुल सिंपल तरीके से स्टार्ट किया हमने इसको, एसिटाइलिन, तो एसिटाइलिन इज CH ट्रिपल बॉन्ड CH, CH ट्रिपल बॉन्ड CH इज एसिटाइलिन। तो एसिटाइलिन में देखिए क्या सिचुएशन है, देयर इज 1 ट्रिपल बॉन्ड इन व्हाट इज द कंडीशन, इन ट्रिपल बॉन्ड 1 सिग्मा बॉन्ड एंड 2 पाई बॉन्ड, तो टोटल सिग्मा कितने हो गए, 1 2 और एक ट्रिपल बॉन्ड के अंदर वाला 3 सिग्मा बॉन्ड और 2 पाई बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड एंड 2 पाई बॉन्ड इन एसिटाइलिन, 3 सिग्मा बॉन्ड एंड 2 पाई बॉन्ड इन एसिटाइलिन। तो ये हो गया एसिटाइलिन के बारे में बात। अब बात करते हैं बेंजीन की, बेंजीन, तो बेंजीन इज C6H6, और बेंजीन का स्ट्रक्चर कैसा है, एरोमेटिक रिंग होता है बेंजीन के अंदर, है ना, बेंजीन इज द एरोमेटिक रिंग स्ट्रक्चर C6H6। अब C6H6 को सबको कनेक्ट कर दीजिए, ओके, यहां पे 3 जगह पे ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड भी आती है, तो आंसर इज क्लियर, 12 सिग्मा बॉन्ड, मतलब 6 कार्बन कार्बन के बीच में और 6 कार्बन हाइड्रोजन के बीच में, तो 12 सिग्मा बॉन्ड एंड 3 पाई बॉन्ड इन बेंजीन, 12 सिग्मा बॉन्ड एंड 3 पाई बॉन्ड इन बेंजीन, 12 सिग्मा बॉन्ड एंड 3 पाई बॉन्ड इन बेंजीन। अब कुछ स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं, मैं आपको कुछ स्ट्रक्चर दे देता हूं काउंट करने के लिए। बेंजीन इज द सिंगल रिंग, बेंजीन के ऊपर एक CH3 आएगा तो इसको कहते हैं टॉलुइन, टॉलुइन। अगर 2 कंटिन्यूअस CH3 आएगा तो ऑर्थोजाइलिन, 1,3 की कंडीशन पे होगा तो मेटाजाइलिन, और 1,4 की कंडीशन पे होगा तो पैराजाइलिन। 1,2 इज ऑर्थोजाइलिन, 1,2 डाइमिथाइल बेंजीन इज ऑर्थोजाइलिन, 1,3 डाइमिथाइल बेंजीन इज मेटाजाइलिन, 1,4 डाइमिथाइल बेंजीन इज पैराजाइलिन। तो ये है आपके पास ऑर्थोजाइलिन, ऑर्थोजाइलिन 1,3 पे होगा तो मेटाजाइलिन, मेटाजाइलिन, 1,4 पे होगा तो पैराजाइलिन। बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, अब कोई सा भी पूछेंगे तो नंबर तो सिग्मा और पाई बॉन्ड का एक जैसा ही रहेगा ना, पैराजाइलिन, किसी में भी काउंट करके देख लीजिए, जैसे मैंने कहा ऑर्थो या मेटा किसी में भी काउंट कर लेते हैं। तो कंडीशन इज व्हाट, 1,2 डाइमिथाइल बेंजीन को हम लोग ले लेते हैं, सब में एक जैसा रहेगा, तो एक H हटाओगे एक कार्बन जोड़ोगे, एक H हटाओगे एक कार्बन जोड़ के उसके साथ CH3 ग्रुप जुड़ेगा, बाकी पे रिमेनिंग पे सेम टू सेम पाई बॉन्ड क्लियर है, 3 पाई बॉन्ड होगा, और 12 तक हो गया था बेंजीन में, 3 ये हो गए 15, 3 18, तो आंसर क्या हो जाएगा, इन ऑल जाइलिन्स 18 सिग्मा बॉन्ड and 3 pi bond, 18 sigma bond and 3 pi bond in all xylene, xylene में 18 sigma bond और 3 pi bond होगा, टॉलुइन में कितना हो जाएगा, 15 sigma bond and 3 pi bond, 12 तो रिंग के अंदर वाला, रिंग के अंदर और हाइड्रोजन की कनेक्टिविटी, यहाँ कार्बन भी कनेक्ट है, और 3H वाला जो CH3 का ग्रुप है, तो 15 सिग्मा एंड 3 pi bond in toluene in all xylenes, 18 सिग्मा एंड 3 पाई बॉन्ड्स। अब कुछ और स्ट्रक्चर्स पे बात करते हैं, देखो सिंगल रिंग था तो ये था बेंजीन, अगर 2 कंटिन्यूअस रिंग होता है तो इसको हम कहते हैं नेप्थालीन, 2 कंटिन्यूअस रिंग को क्या कहते हैं, नेप्थालीन, और 3 कंटिन्यूअस रिंग रहता है तो उसको हम क्या कहते हैं, एंथ्रासिन, 3 कंटिन्यूअस रिंग्स को हम क्या कहते हैं, एंथ्रासिन, एंथ्रासिन, तो इसको हम कहते हैं नेप्थालीन, नेप्थालीन, और इसको क्या कहते हैं, एंथ्रासिन।
अब इनमें अगर मुझे सिग्मा और पाई बॉन्ड की काउंटिंग करनी है तो एक नैप्थलीन को मैं करके बता देता हूं, एंथ्रासीन को आपको करना है, प्रैक्टिस करना जरूरी है इसमें, है ना। तो ये देखिए नैप्थलीन का स्ट्रक्चर, ये हुआ नैप्थलीन, दोनों रिंग्स एक दूसरे को कनेक्ट करते हैं, ये है नैप्थलीन। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ नैप्थलीन। 1 2 3, फिर यहां पे ऑल्टरनेट होना चाहिए तो 2 ही बॉन्ड आ पाएगा, है ना। 5 पाई बॉन्ड, 5 पाई बॉन्ड, 5 पाई बॉन्ड, और इसके बाद कहीं पर भी एक जगह पर पॉइंट आउट कर दीजिए, वहां से आप सिग्मा गिन लीजिए, आ जाएगा आपके पास 19 सिग्मा बॉन्ड, 19 सिग्मा बॉन्ड और 5 पाई बॉन्ड। चेक कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और ये 19 सिग्मा बॉन्ड एंड 5 पाई बॉन्ड। और एंथ्रासिन में 26 सिग्मा बॉन्ड और 7 पाई बॉन्ड आएगा। एंथ्रासिन में 26 सिग्मा बॉन्ड और 7 पाई बॉन्ड्स मिल जाएंगे आपको। अब कुछ 1-2 स्ट्रक्चर पे और बात करते हैं। एक बहुत ही कॉमन स्ट्रक्चर है, 2 बहुत कॉमन स्ट्रक्चर हैं, उन पे बात करते हैं। 1 प्रोपेन, 1 2 3 ट्राई कार्बो नाइट्राइल, ट्राई कार्बोनाइट्राइल, इसको 1 2 3 ट्राइसाइनोप्रोपेन भी कहते हैं। 1 2 3 ट्राइसाइनोप्रोपेन कई बार पूछा है। 1 2 3 ट्राइसाइनोप्रोपेन, तो देखो पहले प्रोपेन, साइनाइड, तो साइनाइड कैसे जुड़ेगा, ट्रिपल बॉन्ड होता है साइनाइड के अंदर, C ट्रिपल बॉन्ड एंड C ट्रिपल बॉन्ड एज इन द साइनाइड। 1 2 3 ट्राइसाइनोप्रोपेन, 1 2 3 ट्राइसाइनोप्रोपेन। साइनाइड में CN जो है उसके अंदर ट्रिपल बॉन्ड आएगा, बस ये ध्यान रखना है। तो कुल पाई बॉन्ड का नंबर कितना हो गया, 6 पाई बॉन्ड हो गए, और सिग्मा काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो 13 सिग्मा बॉन्ड। तो दिस इज द मेथड यूज्ड टू काउंट द सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे क्वेश्चंस आते रहते हैं। अगले 1-2 स्ट्रक्चर की और बात करेंगे। विनाइल एसिटालीन, विनाइल एसिटालीन, तो विनाइल किसका डेरिवेटिव होता है, इथाइलीन का रेडिकल है विनाइल। इथाइलीन मतलब CH2 डबल बॉन्ड CH2 से जब एक H हटाओगे तो ये बना विनाइल, CH2 डबल बॉन्ड CH इज कॉल्ड विनाइल एसिटाइलीन। C ट्रिपल बॉन्ड CH इज कॉल्ड एसिटाइलीन। दोनों को जोड़ने के लिए एक H हटाया है, तो विनाइल एसिटालीन अभी कुछ साल पहले ही आया था। विनाइल एसिटालीन में कितने सिग्मा और कितने पाई बॉन्ड्स होंगे, तो काउंट अप करें। विनाइल एसिटालीन, तो पाई बॉन्ड कितने मिल गए, यहां पे 1 मिल जाएगा पाई, यहां पे 2, तो पहले पाई लिख लो। 3 पाई बॉन्ड, टोटल पाई बॉन्ड्स कितने हैं 3। सिग्मा 1 2 3 4 5 और 1 6 और 1 7, 7 सिग्मा बॉन्ड, 7 सिग्मा बॉन्ड एंड 3 पाई बॉन्ड इन विनाइल एसिटालीन। विनाइल एसिटालीन कुछ साल पहले P4O10 का स्ट्रक्चर आया। P4O10 में कितने सिग्मा और कितने पाई बॉन्ड होंगे, हाउ मेनी सिग्मा एंड पाई बॉन्ड इन P4O10। केवल सिग्मा बॉन्ड का नंबर पूछा था P4O10 में, तो P4O10 का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। देखिए मैंने पहले ही कहा कि अगर स्ट्रक्चर नहीं पता है तो स्ट्रक्चर्स पे काम करेंगे, क्योंकि स्ट्रक्चर्स पता होने चाहिए। कौन सा स्ट्रक्चर पूछेंगे ये थोड़ी पता रहता है पहले से, लेकिन सिग्मा पाई बॉन्ड की काउंटिंग का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो उसका सॉल्व करने का वे ऐसा ही रहेगा, ये ध्यान रखना है। P4O10, P4O10 ये है P4O10 का। आप देखिए यहां तक आ गया। P4O6 पूछेंगे तो ऐसा रहेगा, दिस इज P4O6। अब P4O10 कहा है तो 4
ऑक्सीजन और जुड़ जाएंगे, P4O10 हो गया ये P4O10। तो 4 जगह पे डबल बॉन्ड दिख रहा है, तो 4 पाई बॉन्ड हो जाएगा। और 16 सिग्मा बॉन्ड होता है, चेक कर लेंगे इसको, 16 सिग्मा बॉन्ड एंड 4 पाई बॉन्ड, 16 सिग्मा बॉन्ड एंड 4 पाई बॉन्ड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 and 16 sigma bond and 4 pi bond in P4O10। तो now one topic is clear, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सिग्मा और पाई बॉन्ड्स की काउंटिंग का एक क्वेश्चन है ना। आगे चलते हैं सेकंड पॉइंट पे। सेकंड पॉइंट पे हम लोग बात करेंगे हाइब्रिडाइजेशन पर। हाइब्रिडाइजेशन तो हाइब्रिडाइजेशन इज द process of formation of new orbitals of equal or nearly equal energies are intermixed to form new orbital। जब किसी एटम को जुड़ना होगा या किसी एटम को जोड़ना होगा तो उसको इक्वल एनर्जी के ऑर्बिटल प्रोवाइड करने पड़ेंगे, उसको इक्वल एनर्जी के ऑर्बिटल प्रोवाइड करने पड़ेंगे। तो डिफरेंट स्लाइटली डिफरेंट एनर्जी के ऑर्बिटल्स को इंटरमिक्स करके मॉलिक्यूल जो एटम है, सेंटर एटम है, वो क्या करता है, नए ऑर्बिटल बना देता है जिसमें आसानी से दूसरे एटम्स आकर के एसोसिएट हो जाए। इट इज कॉल्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल एंड दिस फिनोमेनन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्बिटल इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन। और इस नए ऑर्बिटल के बनने के फिनोमेना को ही हम हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। इक्वल एनर्जी के ऑर्बिटल्स के फॉर्मेशन के फिनोमेना को हम कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन। अब देखिए जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स पर हम बात करेंगे पहले। तो पहला आता है sp हाइब्रिडाइजेशन, मतलब एक s का ऑर्बिटल और एक p का ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन के फिनोमेना में पार्टिसिपेट करेगा। और दो जो नए ऑर्बिटल बनेंगे, इट इज नॉट इंडिविजुअली s एंड p, इट इज sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स, इट इज sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स। ओके, तो जो नए ऑर्बिटल बनते हैं उसमें s का भी कैरेक्टर होगा और p का भी कैरेक्टर होगा, जितना जिसका पार्टिसिपेशन होगा उतना परसेंट। ठीक है, sp 180 डिग्री का बॉन्ड एंगल। sp हाइब्रिडाइज्ड मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो लीनियर होते हैं। 50% s ऑर्बिटल का कैरेक्टर और 50% p ऑर्बिटल्स का कैरेक्टर होगा इसमें। 50% कैरेक्टर ऑफ s ऑर्बिटल एंड 50% कैरेक्टर ऑफ p ऑर्बिटल। तो ये हुआ पहला हाइब्रिडाइजेशन जिसके बारे में हमने बात किया। सेकंड sp2 120 डिग्री प्लेनर 33.33% कैरेक्टर ऑफ s ऑर्बिटल, 33.33% कैरेक्टर ऑफ s ऑर्बिटल। 66.67% कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ p ऑर्बिटल। तो ये हुआ sp2। sp3 नॉर्मल ज्योमेट्री की बात कर रहे हैं हम लोग। 109 डिग्री 28 मिनट का बॉन्ड एंगल होगा sp3 हाइब्रिडाइज्ड मॉलिक्यूल में। टेट्राहेड्रल शेप होगा, टेट्राहेड्रल। 25% कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ s एंड 75% कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ p ऑर्बिटल्स। ओके, तो ये हुआ sp3। इसके बाद sp3 के बाद sp3d, sp3d में ध्यान रखना है 3 बॉन्ड एंगल्स ऑफ 120 डिग्री, 2 बॉन्ड एंगल्स ऑफ 90 डिग्री, 3 बॉन्ड एंगल 120 डिग्री के और 2 बॉन्ड एंगल 90 डिग्री के। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल शेप, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल शेप, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल शेप। 20% s ऑर्बिटल का कैरेक्टर होगा, 20% p ऑर्बिटल का कैरेक्टर होगा और 60% d ऑर्बिटल का, नहीं ये मिस्टेक हो रहा है, 20% ऑफ d होगा, 60% ऑफ p होगा, क्योंकि p बीच में आ रहा है ना। p के 3 ऑर्बिटल हैं,
60% of p orbitals एंड 20% कैरेक्टर ऑफ d ऑर्बिटल। 100 को 5 हिस्से में बांट दिया, जिसका जितना था उसको उतना दे दिया, इतना ही काम किया है, कोई दूसरा काम नहीं किया है। 100 को 5 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, बस इतना काम किया है। ठीक है, तो ये हो गया। देखिए sp 180 लीनियर, sp2 120 प्लेनर, sp3 109 डिग्री 28 मिनट टेट्राहेड्रल, sp3d 3 बॉन्ड एंगल ऑफ 120, 2 बॉन्ड एंगल ऑफ 90, ट्रायगोनल बाइपिरामिडल। ओके, 20% कैरेक्टर ऑफ s, 60% of p and 20% of d. Then sp3d2, sp3d2, sp3d2 में कुल कंबाइनिंग ऑर्बिटल कितने हो गए? 6, एक s का, 3 p के और 2 d के, 3 2 5 और 1 6। 90 डिग्री का बॉन्ड एंगल, ऑक्टाहेड्रल शेप, 90 डिग्री का बॉन्ड एंगल ऑक्टाहेड्रल शेप रहता है, 90 डिग्री का बॉन्ड एंगल ऑक्टाहेड्रल शेप रहेगा। और कैरेक्टरिस्टिक्स, अब 100 को क्या करना है? 6 पार्ट में पहले डिवाइड कर लेना है। 100 को पहले 6 पार्ट में डिवाइड कर देना है। 100 इज डिवाइडेड इनटू द 6 पार्ट्स। 100 को 6 पार्ट में डिवाइड करना है, तो 16.66%, 16.66% किसका कैरेक्टर मिल जाएगा? s का। 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको p का कैरेक्टर मिल जाएगा। 50% कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ p ऑर्बिटल और अबाउट 33% कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ d ऑर्बिटल, 33% कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ d ऑर्बिटल। इसके बाद sp3d3, sp3d3 फिर से 5 बॉन्ड एंगल 72 डिग्री के, 2 बॉन्ड एंगल 90 डिग्री के, पेंटागोनल बाइपिरामिडल शेप, पेंटागोनल बाइपिरामिडल शेप, एक पेंटागोन 2 पिरामिड, पेंटागोनल बाइपिरामिडल शेप, पेंटागोनल बाइपिरामिडल शेप। अगर कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे तो क्या करना पड़ेगा? इस बार 100 को 7 पार्ट्स में डिवाइड करना है। टोटल कंबाइनिंग ऑर्बिटल 7, 100 डिवाइडेड बाय 7, 14.28, 14.28% ऑफ s ऑर्बिटल्स, 14.28% ऑफ s ऑर्बिटल मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 से, 42.85, 42.85% कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ p ऑर्बिटल एंड 42.85% characteristics of d orbitals. So this is about the general molecules hybridization. अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट बात क्या और ध्यान रखनी है, उसके बारे में 2-3 टॉपिक्स पर बात कर लेते हैं, फिर कैसे सॉल्व करना है उसकी बात करेंगे। अब बात करेंगे, अगर किसी मॉलिक्यूल के अंदर हाइब्रिडाइजेशन तो है हुआ, लेकिन पार्टिसिपेंट कंप्लीटली नहीं आए, लोन पेयर बच गया, तो वहां पे वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी लगेगी। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी लगेगी। तो बात कर लेते हैं, अकॉर्डिंग टू वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, VSEPR concept, valence shell electron pair repulsion theory, and this theory was given by Gillespie and Nyholm। किसने दिया था? Gillespie और Nyholm ने इस कॉन्सेप्ट को दिया था। अब इस कॉन्सेप्ट में क्या है, देखो, जैसे एक सिंपल सी हम बात करें, एक स्ट्रक्चर को समझते हैं। जैसे मैंने कहा मीथेन और दूसरा स्ट्रक्चर है अमोनिया का, यहां से ये चीजें आपको क्लियर हो जाएगी। तो मीथेन में कार्बन के पास वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने? 4। कंडीशन क्या सी? 2s2 2p2। ये कार्बन का ग्राउंड स्टेट लेवल का कॉन्फ़िगरेशन है। दिस इज द ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन। लेकिन कार्बन एक्साइटेड स्टेट में क्या करता है? 2s1 2p3 हो जाएगा। एक्साइटेड स्टेट में ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल इट बिकम्स 2s1 and 2p3 and now it has
4 वैकेंट साइट्स, अब इसके पास 4 वैकेंट साइट प्रेजेंट है, 4 वैकेंट इलेक्ट्रॉन, 4 ऑर्बिटल इसने बनाए, 4 नए हाइब्रिडाइज्ड sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स फॉर्मेशन किया इसने, और यहां पे ये 4 हाइड्रोजन के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग करेगा, और शेयरिंग करने के बाद मीथेन का मॉलिक्यूल बनाएगा। इट फॉर्म्स द मीथेन मॉलिक्यूल बाय sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो इसको हम कहते हैं रेगुलर मोलिक्यूलर ज्योमेट्री। दिस इज कॉल्ड रेगुलर मोलिक्यूलर ज्योमेट्री। हियर द बॉन्ड एंगल इज 109 डिग्री 28 मिनट। यहां पे बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट आ जाएगा एग्जैक्टली। ओके, तो दिस इज नॉर्मल मोलिक्यूलर ज्योमेट्री। नॉर्मल मोलिक्यूलर ज्योमेट्री। अब देखो, अब अमोनिया की बात कर रहे हैं, तो नाइट्रोजन इज द सेंट्रल हियर। नाइट्रोजन के पास बैलेंस सेल में कुल 5 इलेक्ट्रॉन हैं, और नाइट्रोजन के पास डी ऑर्बिटल भी एब्सेंट होता है। सभी को पता है कि नाइट्रोजन में केवल 2 ही ऑर्बिट रहते हैं, तो डी ऑर्बिटल होगा नहीं। तो बैलेंस सेल का कॉन्फ़िगरेशन अगर हम देखेंगे इसके, तो 2s2 2p3। अब सिचुएशन ये है कि ये 4 ऑर्बिटल तो बना देगा हाइब्रिडाइज्ड, इट फॉर्म्स 4 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। sp3 हाइब्रिडाइजेशन तक तो गया क्योंकि p3 पूरा इन्वॉल्व हो रहा है, लेकिन जो 2s की कंडीशन है इसकी, उसमें बॉन्डिंग नहीं हो सकती क्योंकि एक ऑर्बिटल में 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते हैं। ठीक, तो यहां से इसने देखो 3 हाइड्रोजन के साथ फ्रेंडशिप किया और अमोनिया का मॉलिक्यूल बनाया, बट देयर इज 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द बैलेंस सेल। कहां पे है ये 2s? बैलेंस सेल में है। दिस 2s इज प्रेजेंट इन द बैलेंस शेल, लेकिन इस ऑर्बिटल में बॉन्डिंग नहीं हो सकती है। यहां पे देखिए 4 बॉन्ड पेयर बन रहे हैं, चारों हाइड्रोजन ने अपने अपने इलेक्ट्रॉन खर्च करके कार्बन के साथ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर बनाया है, लेकिन हियर द सिचुएशन इज डिफरेंट। 1 लोन पेयर इज देयर। अब इस जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर बचा हुआ है बैलेंस सेल में, दिस इज कॉल्ड लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। इसको हम क्या कहते हैं? लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कहते हैं। उसके कारण sp3 हाइब्रिडाइजेशन होने के बाद भी, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होने के बाद भी इसकी जो ज्योमेट्री होगी वो टेट्राहेड्रल नहीं होगी। इसका जो शेप है वो कैसा होगा? पिरामिडल होगा, पिरामिडल शेप होगा, और बॉन्ड एंगल इसका रफली 107 डिग्री के आसपास आएगा। तो दिस इज एक्सप्लेन अकॉर्डिंग टू द VSEPR कॉन्सेप्ट। अब इस टाइप के जो मॉलिक्यूल्स होंगे इसमें VSEPR कॉन्सेप्ट वैलिड होगा। इस टाइप के मॉलिक्यूल्स के अंदर VSEPR कॉन्सेप्ट लगेगा। इट इज नोन एज इर्रेगुलर ज्योमेट्री। इर्रेगुलर ज्योमेट्री, मॉलिक्यूल्स हैविंग इर्रेगुलर ज्योमेट्री। तो यहां पे अब हमको ये कॉन्सेप्ट भी सीखना है, ठीक है। तो देखो, पहले हम लोग बात कर लेते हैं रिपल्शन, ऑर्डर ऑफ रिपल्शन। ऑर्डर ऑफ रिपल्शन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है। सबसे ज्यादा रिपल्शन होगा अगर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं। लोन पेयर मतलब जो बैलेंस सेल में तो थे लेकिन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाए क्योंकि वो इटसेल्फ पेयर्ड थे, तो दिस इज कॉल्ड लोन पेयर। तो सबसे ज्यादा रिपल्शन किसके बीच होगा? लोन पेयर इलेक्ट्रॉन के बीच। फिर लोन पेयर और बॉन्ड पेयर। बॉन्ड पेयर का मतलब है जिसमें 2 अलग अलग स्पीसीज के इलेक्ट्रॉन ने कंबाइन किया है। फिर सबसे मिनिमम रिपल्शन होता है बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन के बीच। बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन के बीच सबसे मिनिमम रिपल्शन होगा। तो ऑर्डर ऑफ रिपल्शन ध्यान रखना है। अकॉर्डिंग टू द VSEPR concept, the order of repulsion is between 2 lone pair is maximum, then lone pair, bond pair, and then bond pair and bond pair। और एक लाइन और ध्यान रखना है, due to presence of
ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ one lone pair, due to presence of one lone pair of electron, due to presence of one lone pair of electron, the bond angle is decreased by 2.5 डिग्री। एक लोन पेयर के प्रेजेंस के कारण बॉन्ड एंगल लगभग 2.5 डिग्री कम हो जाता है। जैसा कि हमने एग्जांपल में भी देखा, मीथेन में बॉन्ड एंगल 109.28 का था और अमोनिया में बॉन्ड एंगल लगभग 106 डिग्री 45 मिनट, रफली हम उसको 107 बोलते हैं, तो लगभग 2.5 डिग्री का डिक्रीज आ गया। तो जब भी एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहेगा तो बॉन्ड एंगल 2.5 से कम हो जाएगा। तो ये दूसरी बात ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं जरा, sp3 हाइब्रिडाइज्ड मॉलिक्यूल है, लेकिन उसके पास अगर एक लोन पेयर भी है, तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड एक लोन पेयर मतलब 3 बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर। नेचुरली क्या होता है, नॉर्मली क्या होता है, 4 बॉन्ड पेयर होने चाहिए, लेकिन 4 बॉन्ड पेयर नहीं है, 3 बॉन्ड पेयर है, एक लोन पेयर है। तो लगभग 106 डिग्री 45 मिनट, रफली हम इसको बोलते हैं 107 डिग्री का एंगल मिलेगा आपको और पिरामिडल शेप मिलेगा। पिरामिडल शेप, पिरामिडल शेप मिलेगा इसमें 106 डिग्री 45 मिनट के साथ। sp3 अगर 2 लोन पेयर है, अब ये सभी बातें याद रखनी है, 2 लोन पेयर है तो 104 डिग्री 5 मिनट का बॉन्ड एंगल मिलेगा और इसको हम कहते हैं बेंट शेप। बेंट शेप, वाटर का शेप, वी शेप भी बोलते हैं इसको हम, वी शेप। ठीक है, sp3d, sp3d कंडीशनली सीधे सीधे लिखता हूं, अगर 3 लोन पेयर मिला, इफ देयर इज 3 लोन पेयर, तो बॉन्ड एंगल मिलेगा 180 डिग्री, शेप मिलेगा आपको लीनियर। अगर 2 लोन पेयर मिलता है, 3 लोन पेयर आया तो 180 डिग्री लीनियर। ठीक है, और अगर 2 लोन पेयर आया तो लगभग 120 डिग्री का, 2 लोन पेयर आया तो टी शेप आएगा, सॉरी 2 लोन पेयर आया तो टी शेप मिलता है। टी शेप यहां पे हाईली स्टेबल है। बॉन्ड एंगल के बारे में भी बात कर लेंगे, थोड़ा सा 119 से थोड़ा सा डिफ्लेक्ट होता है यहां पे बॉन्ड एंगल, स्लाइटली डिफ्लेक्शन इन द बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एंगल थोड़ा सा डिफ्लेक्ट होगा यहां पे, और यहां पे जो मॉलिक्यूल मिलेगा वो होगा टी शेप का, टी शेप मॉलिक्यूल, क्योंकि टी शेप के ऑर्डर में आने पर रिपल्सन सबसे कम हो जाता है, टी शेप में आने पर रिपल्सन सबसे कम हो जाता है, तो इसलिए जो शेप मिलेगा वो कैसा होगा, टी के जैसा होगा। तो दिस इज टी शेप मॉलिक्यूल फॉर्मेशन, यहां पे टी शेप का मॉलिक्यूल बनेगा। और टी शेप में बॉन्ड एंगल रहता है 87.6 डिग्री, 87.6 डिग्री का बॉन्ड एंगल रहता है टी शेप। 2 लोन पेयर के बाद आएगा टी शेप, जैसे एक मॉलिक्यूल है ClF3, इसकी बात कर रहे हैं हम लोग, टी शेप, और ये आएगा आपका 2 लोन पेयर। तो यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल थे वो 90 की जगह शिफ्ट होकर के रिपल्शन के कारण कितने पे चले जाएंगे, 87.6 डिग्री पर आ जाएंगे, 87.6 डिग्री पर आ जाएंगे। और अगर sp3d के साथ एक लोन पेयर आया, एक लोन पेयर आया, तो वो ज्योमेट्री जो होती है उसको हम कहते हैं सीसॉ। दिस ज्योमेट्री इज कॉल्ड सीसॉ, डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल भी कहते हैं, सीसॉ ज्योमेट्री का मॉलिक्यूल कहते हैं। सीसॉ, और सीसॉ ज्योमेट्री का एंगल मिलता है
89 और 117। 89 मतलब 90 वाला 89 पे चले जाएगा और 120 वाला 117 डिग्री पे आ जाता है। 120 वाला 117 डिग्री पे आ जाएगा C100 में। तो ये 3 इंपॉर्टेंट बातें यहां पे sp3d से रिलेटेड हो गई। अब इसके बाद sp3d2, ये बिल्कुल सिंपल है। sp3d2 अगर 2 लोन पेयर मिल रहा है, 2 लोन पेयर इज देयर, अगर 2 लोन पेयर है तो ये होगा स्क्वायर प्लेनर, और स्क्वायर प्लेनर में बॉन्ड एंगल 90 डिग्री पे ही रहता है। स्क्वायर प्लेनर में बॉन्ड एंगल 90 डिग्री पर रहता है। sp3d2 एक लोन पेयर, तो ये होगा स्क्वायर पिरामिडल। जब मैं ज्योमेट्री बनाऊंगा तब भी ये सब एग्जांपल आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, अभी केवल याद करना है। स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री मिलेगी आपको यहां पे। sp3d3 1 लोन पेयर, एक लोन पेयर sp3d3 एक लोन पेयर। डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल शेप मिलेगा मॉलिक्यूल का। उस समय मॉलिक्यूल का जो शेप होगा वो कैसा होगा? डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल होगा। ज्योमेट्री का कोई जरूरत नहीं है, दिख ही रहा है डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, मतलब जहां पे 5 बॉन्ड एंगल 72 डिग्री के और 2 बॉन्ड एंगल 90 डिग्री के थे sp3d3 में, उस कंडीशन को हम बात कर रहे हैं, उस कंडीशन पे हम बात कर रहे हैं। sp3d3 5 बॉन्ड एंगल 72 के और 2 बॉन्ड एंगल 90 के थे, उसकी जगह पे डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री यहां मिल जाएगी हमें। डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री यहां पे मिल जाएगी। अब इसको काउंट करना सीखते हैं, हाइब्रिडाइजेशन को। तो देखो, पहले हम बात कर लेते हैं फॉर ऑर्गेनिक कंपाउंड, 1-2 एक्सेप्शन को छोड़ करके बाकी सब कुछ सही से ही चलेगा। फॉर ऑर्गेनिक कंपाउंड, कार्बनिक यौगिक के लिए ऑर्गेनिक कंपाउंड, सिंपल सी बात ध्यान रखना है। व्हेन carbon atoms form 4 सिग्मा बॉन्ड, जब भी कार्बन 4 सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, when carbon atoms form 4 sigma bond, carbon atom form 4 sigma bond, it is sp3 hybridized, 3 sigma bond, it is sp2 hybridized, 2 sigma bond, it is sp hybridized। तो ये तो सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए वैलिड है, ये वाला ट्रिक है ना। जब कार्बन एटम 4 सिग्मा बॉन्ड बनाएगा तो sp3, 3 सिग्मा बॉन्ड बनाएगा तो sp2, और 2 सिग्मा बॉन्ड बनाएगा जब कार्बन, तो उसका हाइब्रिडाइजेशन कैसा होगा? sp हाइब्रिडाइजेशन होगा। इट इज sp हाइब्रिडाइज्ड मॉलिक्यूल। अब बात करते हैं काउंटिंग की, इसको गिनना सीखते हैं। फिर बिल्कुल सिंपल से एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। मैंने कहा CH4 मीथेन, तो देखो मीथेन के साथ क्या सिचुएशन है, सीधा सीधा स्ट्रक्चर पे जाना है। 4 सिग्मा बॉन्ड, 4 सिंगल बॉन्ड, और सिंगल बॉन्ड्स आर द सिग्मा बॉन्ड, तो 4 सिग्मा बॉन्ड। आंसर आ गया, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। द कार्बन ऑफ मीथेन इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। मीथेन का कार्बन कैसा है? sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। मीथेन के बाद इथाइलिन की बात कर लेते हैं। इथाइलिन, आरीथीन। अब देखो, पहली बात ये ध्यान रखना है, हर कार्बन का इंडिविजुअल काउंटिंग होगा, हर कार्बन का इंडिविजुअल काउंटिंग होगा, एक दूसरे के साथ मिलाओगे नहीं उसको, दोनों को साथ में नहीं गिनना है।
जैसे इस कार्बन को देखना है तो ये 1 सिग्मा, 2 सिग्मा और इन डबल में से 1 सिग्मा, 3 सिग्मा इसके पास है, तो आंसर इज sp2। 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, इसका भी आंसर sp2। ओके, तो बोथ द कार्बन एटम्स आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड, दोनों कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। एसिटाइलिन, अब एसिटाइलिन को देखो तो दो तो पाई बॉन्ड निकल गए, इस कार्बन का कॉम्बिनेशन 2 सिग्मा sp, इसका भी 2 सिग्मा sp, बोथ कार्बन एटम्स आर sp हाइब्रिडाइज्ड, दोनों कार्बन एटम्स sp हाइब्रिडाइज्ड हैं, दोनों कार्बन एटम्स sp हाइब्रिडाइज्ड हैं। ठीक है, अब कई बार क्या करते हैं, बिल्कुल बड़ा सा स्ट्रक्चर देंगे और आपको बोलेंगे कि 1 बाय 1 सभी कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन को काउंट करो, काउंट द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एवरी कार्बन एटम फ्रॉम स्टार साइड। ये स्टार लगा दिया मैंने, चलो ऐसा लिख दिया 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, इन पांचों कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन काउंट करके बताइए। तो फर्स्ट वन, हाउ मेनी सिग्मा इज देयर, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, तो पहला वाला sp2, दूसरा 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, इट इज sp2। थर्ड वन 2 सिग्मा, 1 2 sp, that one 1 2 sigma sp, and the last one is sp3, 4 सिग्मा बॉन्ड है उसके पास तो देयर इज काउंटिंग ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड विथ हाइब्रिडाइजेशन। तो यहां से आप हाइब्रिडाइजेशन को आसानी से चेक आउट कर सकते हो। अब अगर एरोमेटिक स्ट्रक्चर है, जैसे मान लो बोला बेंजीन के कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन बताइए, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम ऑफ बेंजीन, तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसको बिल्कुल आराम से उसके स्ट्रक्चर को चेकआउट कीजिए। कोई भी चीज इस टॉपिक में जल्दबाजी में नहीं करना है, आराम आराम से स्ट्रक्चर को चेक करके करना है। ये हो गया, देखिए अब किसी भी कार्बन को चेक कर लीजिए, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, क्योंकि यहां पे डबल बॉन्ड है तो एक ही सिग्मा रहेगा, तो एवरी कार्बन इन बेंजीन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, हर कार्बन एटम बेंजीन का sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, एवरी कार्बन एटम इज हियर sp2 हाइब्रिडाइज्ड। ओके, तो देयर इज वे टू काउंट द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। अब बात करते हैं इन जनरल मॉलिक्यूल्स, इन जनरल मॉलिक्यूल्स, किसी सामान्य मॉलिक्यूल में कैसे निकालेंगे। तो देयर इज अगेन अ ट्रिक, और उसके साथ साथ मैं आपको एक्सप्लेनेशन भी देते हुए चलूंगा, बताऊंगा भी कि कैसे निकालना है इन जनरल मॉलिक्यूल्स। तो क्या क्या काम करना है, सिग्मा बॉन्ड प्लस सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर प्लस सिंगल इलेक्ट्रॉन अगर बचा है तो, प्लस कोऑर्डिनेट बॉन्ड, अगर किसी मॉलिक्यूल में लोन पेयर ट्रांसफर हो रहा है तो वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाएगा, लोन पेयर ट्रांसफर हुआ तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाएगा। तो क्या क्या चीजें ढूंढ के लाना है, पहले सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर प्लस सिंगल इलेक्ट्रॉन प्लस कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इतनी चीजों को ढूंढना है। इफ द सम ऑफ द अबव, इन सबको जोड़ने के बाद अगर आपके पास रिजल्टेंट 2 मिलता है तो sp, 3 मिलता है तो sp2, 4 मिलता है तो sp3, 5 मिलता है तो sp3d, 6 मिलता है तो sp3d2, और अगर रिजल्टेंट इनका 7 मिलता है तो sp3d3 होगा, sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन इज देयर। तो सम ऑफ सिग्मा बॉन्ड, लोन पेयर, सिंगल इलेक्ट्रॉन प्लस कोऑर्डिनेट बॉन्ड is 2, then it is sp hybridized molecule, 3 is sp2, अगर 4 आया तो sp3, 5 आया तो sp3d, 6 आया तो sp3d2,
और 7 आया तो sp3d3, 7 आया तो sp3d3। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं फिर से काउंटिंग करना। जैसे मैंने कहा विच टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ नाइट्रोजन एट अमोनिया, है ना, इन अमोनिया, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ नाइट्रोजन इन अमोनिया। तो देखो, अब अगर आपको क्लियर है तो ठीक है, नहीं है तो आपको कोई भी आंसर निकालने के लिए कॉन्फ़िगरेशन बनाइए। कैसा बनेगा कॉन्फ़िगरेशन? 1s2 2s2 2p3। check the balance cell. What is the condition of the balance cell? 2s2 and 2p3 is the balance cell. 2s2 2p3 is the balance cell where combines with 3 hydrogen atom. तो ये है bond pair electron. This is called bond pair electron. Bond pair electron, bond pair, and this is lone pair. सीधा सीधा बॉन्ड बना तो सिग्मा बॉन्ड। ओके, तो व्हाट इज द कंडीशन ऑफ नाइट्रोजन हियर? 3 सिग्मा बॉन्ड एंड 1 लोन पेयर। 3 सिग्मा बॉन्ड प्लस 1 लोन पेयर, टोटल इज 4। आंसर इज sp3। तो नाइट्रोजन इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। यहां का जो नाइट्रोजन है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। नाइट्रोजन एटम इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। ओके, अब देखो अगले मॉलिक्यूल की बात करते हैं। वाटर, बिल्कुल सिंपल से स्टार्ट किया हमने। वाटर H2O, कंडीशन ऑक्सीजनेट, बैलेंस सेल लेवल इज 2s2 2p4। बैलेंस सेल लेवल कैसा है इसका? 2s2 2p4, 2s2 2p4। यहां से आप ये भी निकाल पा रहे हैं किसमें कितने लोन पेयर होंगे। आजकल ऐसा भी क्वेश्चन आने लगा है, हाउ मेनी लोन पेयर इज देयर। तो सब कुछ आप आसानी से फाइंड आउट कर पाएंगे अगर आप कॉन्फ़िगरेशन बना रहे हैं। तो यहां पे देखिए 2 हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग हुई तो बॉन्ड पेयर्स 2, लोन पेयर 2। तो देयर इज 2 सिग्मा बॉन्ड 2 लोन पेयर, 2 सिग्मा प्लस 2 लोन पेयर, 2 sigma plus 2 lone pair. Answer is 4. Hybridization is sp3. तो water is a sp3 hybridized molecule. Water कैसा है? sp3 hybridized molecule है। थोड़ा कॉम्प्लिकेट करते हैं। NH4 plus. What is the hybridization? NH4 plus. तो कैसे बनता है NH4 plus? देखो, जैसे मान लो मैंने कहा मेरे पास HCl गैस है, उसको मैंने अमोनिया के साथ डाला तो HCl क्या करेगा? H प्लस Cl माइनस आयन बनाएगा। अमोनिया अभी कैसा था? नेचुरली अमोनिया इज लाइक दिस। ओके, एक इसके पास लोन पेयर था, अब यहाँ पे एक H प्लस आ रहा है बिकॉज इट इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एंड देयर इज एन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पेयर एट द नाइट्रोजन इन अमोनिया। सो ammonia is able to transfer the lone pair, give the lone pair to the next hydrogen, and this bond is called coordinate bond. इसी को हम कहते हैं coordinate bond, जहां पे इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर होता है। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर। ओके, तो नाउ व्हाट हैपेंस? 3 सिग्मा 1 कोऑर्डिनेट, 3 sigma 1 coordinate, total 4. Answer is again sp3, but there is some difference in the geometry. Yes, there is difference in the geometry. This one is pyramidal because the lone pair is not involved. This one is pyramidal and this one is tetrahedral because lone pair is involved. Tetrahedral, तो अमोनियम जो है टेट्राहेड्रल है और अमोनिया जो है वो पिरामिडल है। ओके, बिकॉज द लोन पेयर इज डायरेक्शनली अप्रोच हो जाएगी। बॉन्ड बना मतलब डायरेक्शनली शिफ्ट हो गया, वो स्लाइटली शिफ्ट हुआ। ठीक, तो ये डिफरेंस है यहां पे। अब बात करते हैं कुछ और मॉलिक्यूल्स के बारे में। चलिए, I3 माइनस
ये सब आए हुए स्ट्रक्चर्स हैं जिनको हम डिस्कस कर रहे हैं। लास्ट ईयर ये आया I3 माइनस हाउ टू अप्रोच I माइनस प्लस I2 इज I3 माइनस। ओके, तो I2 के साथ I2 जुड़ेगा आयोडीन के साथ, एक इलेक्ट्रॉन खाली, और सेंटर क्या है उसका I माइनस इज द सेंटर। आयोडीन का एटॉमिक नंबर 53, I माइनस हुआ तो कितना हो जाएगा 54, लाइक ज़ैनॉन 5s2 5p6। मतलब कॉन्फ़िगरेशन में मास्टरी होना जरूरी है, तभी जाके सब सॉल्यूशन निकलेगा। 5s2 5p6। नाउ हियर इज नो वैकेंट साइड, कोई वैकेंट इलेक्ट्रॉन अभी हमारे पास नहीं है, बट देयर इज पॉसिबिलिटी। दो आयोडीन जोड़ना है तो 5s2 5p4 5d, दो ही आयोडीन जोड़ना है मुझे, तो 5d5 पे ही रखता हूं मैं, मेरा काम हो जाएगा 5d5। ये अप्रोच सबसे इंपॉर्टेंट है। 5d1 देखिए, दो आयोडीन जोड़ना है तो जितना पार्टिसिपेंट को मुझे ऐड करना है उसके हिसाब से मैंने वैकेंट साइट्स बनाया। 5d2। ओके, अब देखो ये आया आपका कॉन्फ़िगरेशन एक्साइटेड स्टेट का, दो आयोडीन जोड़ लिया मैंने। आंसर इज व्हाट? आंसर तो यहीं से क्लियर है, sp3d। तीन लोन पेयर बच रहे हैं, I माइनस इज द सेंटर, sp3d विथ 3 लोन पेयर। तो जब 3 लोन पेयर रहते हैं तो ट्राइंगल पे जाएगा लोन पेयर और सेंटर पे स्टेट जाएगा ये फ्लोरीन। क्या सिचुएशन है? sp3d 3 लोन पेयर, एक पे 3, तो 3 आयोडीन के मिला के कितने हो जाएंगे? 9 लोन पेयर, टोटल 9 लोन पेयर इन I3 माइनस, सॉरी I और I है, यहां पे मैंने F लिख दिया, IF भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं। I3 माइनस, तो I माइनस और दो आयोडीन को वो कनेक्ट करेगा, 3 लोन पेयर है, sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन है। शेप कैसा बनेगा? 3 लोन पेयर पे लीनियर शेप बनेगा मॉलिक्यूल का, तो इट इज अ लीनियर शेप मॉलिक्यूल, इट इज अ लीनियर शेप मॉलिक्यूल। 1-2 साल पहले एक और क्वेश्चन आया इस पे, I3 प्लस चेक करते हैं, I प्लस I2, I प्लस आयोडीन का एटॉमिक नंबर 53, I प्लस कहा तो 52 बचेगा, 52। तो 5s2 5p5 इज द नेचुरल आयोडीन, एक प्लस है तो 5p4 हो जाएगा, 5p4। ओके, नाउ 5p4, अब दो आयोडीन आराम से जोड़ सकता है ये बिना किसी टेंशन के। ये हुआ हाइब्रिडाइजेशन इज sp3, 2 सिग्मा 2 लोन पेयर, 2 सिग्मा 2 लोन पेयर, I प्लस बेंट शेप लाइक वाटर, एंड 2 लोन पेयर इसके पास, तो दिस इज शेप ऑफ I3 प्लस। ज़ैनॉन XeO3, यहां पे थोड़ा सा एक पॉइंट ध्यान रखना है, इसलिए बताया मैंने XeO3। अब देखो कितने ऑक्सीजन जोड़ने हैं? 3 ऑक्सीजन जोड़ने हैं। ऑक्सीजन इंडिविजुअल ऑक्सीजन है, इट फॉर्म्स डबल बॉन्ड। ऑक्सीजन क्या करेगा? डबल बॉन्ड बनाएगा। ज़ैनॉन 56, 5s2 5p6 इज द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ज़ैनॉन। 3 ऑक्सीजन आपको ऐड करना है इसके साथ, एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है, तो तीनों मिलके 6 बॉन्ड्स बनाएंगे। मतलब तो आपके पास कितनी साइड वैकेंट होनी चाहिए? 6 वैकेंट साइड चाहिए आपको, तो क्या हो जाएगा? 5s2 5p3 और 5d3। 3 electrons are shifted in the d orbital. Okay, now but
दिस इज नोन एज sp3 हाइब्रिडाइज्ड मॉलिक्यूल। इसको हम केवल sp3 हाइब्रिडाइज्ड मॉलिक्यूल कहेंगे। क्यों? बिकॉज only the formation of sigma bond is count in the hybridization. Only the formation of sigma bond is count in hybridization. ये ध्यान रखेंगे, this is very important point. Only the formation of sigma bond is the hybridization. Okay, तो molecule is sp3 hybridized with one lone pair. तो पिरामिड जैसा शेप आएगा इसका, पिरामिड जैसा शेप आएगा इस मॉलिक्यूल का। नाउ XeO4, इसी तरीके से बहुत सारे मॉलिक्यूल्स की प्रैक्टिस करना है। 5s2 5p4, 5s2 5p4, 5s2 5p6 हो जाएगा जेनॉन। अभी क्या काम करना है? 4 ऑक्सीजन को जोड़ना है, तो 4 वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए। तो 5s1 5p3 और 5d के पास 4। नाउ वेरी केयरफुली देखो, ट्रिक तो यूज कर रहा हूं मैं, उसके साथ आपको नॉर्मल तरीके से भी बता रहा हूं ताकि कहीं पे गलती होने की कोई संभावना ना रहे। ये अब 4 ऑक्सीजन सिग्मा बॉन्ड कहां तक बना लेगा? sp3 तक ही बना लेगा। पाई बॉन्ड फॉर्मेशन इज नॉट इंक्लूडेड इन हाइब्रिडाइजेशन, इस बात को क्लियरली याद रखना है। तो दिस इज द ज्योमेट्री, sp3 hybridized molecule, sp3 hybridized molecule. There is no lone pair, no vacant lone pair, no vacant lone pair. Next molecule SF4. SF4 को चेक करते हैं। What is about the geometry of SF4? बहुत इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल है SF4। सल्फर इज द सेंटर, 3s2 3p4 ऑक्सीजन के नीचे आता है, 3s2 3p4। नाउ व्हाट हैपेंस, अब क्या काम करना है? 4 फ्लोरीन आपको जोड़ने हैं और अभी आपके पास केवल 2 जगह खाली है। तो इन एक्साइटेड स्टेट 3s2 3p3 और 3d1, एक इलेक्ट्रॉन को मैंने d ऑर्बिटल में शिफ्ट किया। 3s2 3p3 और 3d1 3d1। ओके, एक इलेक्ट्रॉन को हमने d ऑर्बिटल में शिफ्ट कर लिया है। अब देखो 4 फ्लोरीन को जोड़ने की जगह मिल गई मुझे। ओके, आंसर तो क्लियर है, sp3d, sp3d। अब sp3d की कंडीशन ऐसी रहती है, लेकिन इसके पास 4 फ्लोरीन है, एक लोन पेयर है, तो दिस इज सीसॉ ज्योमेट्री। इसको कहते हैं सीसॉ ज्योमेट्री, सीसॉ ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल, सीसॉ ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल। इसका ये वाला जो बॉन्ड एंगल रहेगा ये लगभग 90 की जगह 89 का आता है, और ये जो बॉन्ड एंगल है ये 120 की जगह 117 के आते हैं। ये ध्यान रखना है, इसको हम कहते हैं सीसॉ ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल। सीसॉ ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल, तो ये है सीसॉ ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल। तो ये हुआ SF4 का स्ट्रक्चर। तो किसी भी स्ट्रक्चर को आसानी से हम काउंट कर सकते हैं। अब देखो कुछ और स्ट्रक्चर की बात करते हैं। NO, नाइट्रिक ऑक्साइड, NO नाइट्रिक ऑक्साइड। तो देखो नाइट्रोजन के पास बैलेंस सेल अभी आपको क्लियर है, एक लोन पेयर रहता है और 3 इसके पास बॉन्ड पेयर रहते हैं। 3 बॉन्ड पेयर रहेंगे, तो एक ऑक्सीजन आएगा तो डबल बॉन्ड बना के जुड़ जाएगा इसके साथ, तो यहां पे हो गए डबल बॉन्ड। तो एक सिग्मा हो गया, एक लोन पेयर हो गया, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन भी है, देयर इज अ सिंगल इलेक्ट्रॉन, 1 सिग्मा 1 लोन पेयर
+1 सिंगल इलेक्ट्रॉन टोटल कितना आया 3। आंसर इज sp2। 3 आ गया तो आंसर sp2। याद भी रख सकते हैं, कोई बहुत टफ काम नहीं है, थोड़े बहुत मॉलिक्यूल्स को याद भी रखना सीखना है। NO2, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ NO2? देखो दोनों पैरामैग्नेटिक होते हैं, both NO and NO2 are the paramagnetic, where NO2 is the brown color gas and NO is the colorless। पैरामैग्नेटिक होने के बाद भी NO कैसा है? कलरलेस है। पैरामैग्नेटिक होने के बाद भी NO कैसा है? कलरलेस है। ठीक, आंसर इसका भी क्या हो जाएगा? sp2। तो NO एंड NO2 थोड़े से टिपिकल है, ध्यान रखना है। दोनों sp2 हाइब्रिडाइज्ड मॉलिक्यूल है, बोथ आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड मॉलिक्यूल। ओके, कभी कभी इंटरमीडिएट का भी पूछते हैं, जैसे पूछेंगे CH3+, इसको कहते हैं कार्बोकेटायन। चेक करिए कैसा हाइब्रिडाइजेशन है। ओनली द 3 सिग्मा बॉन्ड इज देयर, आंसर इज व्हाट? आंसर इज sp2। 3 सिग्मा बॉन्ड इज देयर, आंसर इज sp2। 3 सिग्मा बॉन्ड इज देयर, आंसर इज sp2। कार्बेनायन, तो कार्बेनायन का कार्बन कैसा होता है? नेगेटिव चार्ज होता है, यह है कार्बेनायन। 3 सिग्मा 1 लोन पेयर 3 सिग्मा 1 लोन पेयर, आंसर इज sp2। आंसर इज sp3, सॉरी, आंसर इज sp3। 3 सिग्मा 1 लोन पेयर, आंसर इज sp3। एक एक्सेप्शनल केस के बारे में भी बात करेंगे, फ्री रेडिकल। अब चूंकि ये फ्रेगमेंटेड स्पीसीज होती है, इसलिए थोड़ा सा टिपिकल सिचुएशन रहती है इसमें। इथेन तो 2 मिथाइल ग्रुप का कॉम्बिनेशन, अगर ये ब्रेक कर जाए तो यहाँ पे जो होमोलैटिक बॉन्ड फिशन से स्पीसीज बनते हैं उनको हम कहते हैं फ्री रेडिकल। दिस इज नोन एज मिथाइल फ्री रेडिकल। तो व्हाट हैपेंस हियर? 2s1 2p3 is the valence cell carbon, 2s1 2p3 is the valence cell carbon। अब क्या सिचुएशन है? हर कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन है और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व था अगले कार्बन का, वो बाहर चला गया है। तो देखने पर ये ट्रिक के हिसाब से गलत हो जाएगा, लेकिन 3 ही p ऑर्बिटल इन्वॉल्व कर रहे हैं, यहाँ पे 2 ही p ऑर्बिटल तक इलेक्ट्रॉन है, तीसरा वैकेंट है। तो ये आपको ध्यान रखना है। मैं फिर से याद दिला देता हूं, फ्री रेडिकल्स आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड। फ्री रेडिकल्स आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड, मतलब इसमें ट्रिक नहीं लगा सकते हैं। फ्री रेडिकल्स आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड, क्योंकि यहाँ पे ये वैकेंट साइट है जिसका बॉन्ड ब्रेक हो चुका है। ठीक है, तो फ्री रेडिकल्स जो होते हैं वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं, ये ध्यान रखना है। फ्री रेडिकल्स आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड। तो जनरल मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्री तक खत्म कर लिया हम लोगों ने। अब जनरल मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्री के बाद थोड़ी सी बात हम करेंगे ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, मतलब कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री को भी यहीं पे करना सीखेंगे हम लोग, है ना। तो ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री में कैसे बात करेंगे तो उसको समझते हैं। ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, देखो पहले एक कॉम्प्लेक्स की बात करें, लाइक K4FeCN6, ये एक कॉम्प्लेक्स है, मान लो मेरे पास K4FeCN6 इज द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। क्या क्या पार्ट है इस कॉम्प्लेक्स में? तो देयर इज अ कैटायन, यहां पे एक कैटायन है। देयर इज द सेंट्रल मेटल एटम और आयन। दिस साइनाइड इज कॉल्ड लीगेंड, इस साइनाइड को हम क्या कहते हैं? लीगेंड कहते हैं। एंड दिस डिजिट 6 साइनाइड्स आर देयर, दिस डिजिट 6 इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर, इसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। तो किसी कॉम्प्लेक्स में क्या क्या पार्ट हो सकते हैं उसके बारे में हम लोगों ने बात किया। कैटायन हो सकता है, सेंट्रल मेटल कंपलसरी होगा,
और लीगेंड भी कंपलसरी होंगे। तो कैटायन, सेंट्रल मेटल एटम और आयन एंड द लीगेंड्स। और जितने लीगेंड्स होंगे उसी को हम क्या कहेंगे? कोऑर्डिनेशन नंबर कहेंगे। नंबर ऑफ लीगेंड्स आर नोन एज कोऑर्डिनेशन नंबर। नंबर ऑफ लीगेंड्स आर नोन एज कोऑर्डिनेशन नंबर। अब देखो, कोऑर्डिनेशन नंबर के बेस पे यहां पे हम ज्योमेट्री पे बात कर सकते हैं। तो अभी हमने शुरू किया कोऑर्डिनेशन नंबर, हाइब्रिडाइजेशन, शेप एंड बॉन्ड एंगल, शेप एंड बॉन्ड एंगल, शेप एंड बॉन्ड एंगल ऑफ द मॉलिक्यूल। अगर किसी मॉलिक्यूल का कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है, इफ कोऑर्डिनेशन नंबर इज 2, देन इट इज sp hybridized, shape is linear, bond angle is 180 डिग्री। जैसे मान लो एक कॉम्प्लेक्स आपको दिया हुआ है AgNH3 होल ट्वाइस प्लस AgNH3 होल ट्वाइस, AgNH3 होल ट्वाइस प्लस एक कॉम्प्लेक्स हमारे पास है AgNH3 होल ट्वाइस प्लस। तो सिंपली हम आंसर निकाल सकते हैं केवल और केवल कोऑर्डिनेशन नंबर को देख करके। AgNH3 होल ट्वाइस प्लस कॉम्प्लेक्स में हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा? सिल्वर का। तो आंसर इज क्लियर, इट इज sp हाइब्रिडाइज्ड। तो व्हेन द कोऑर्डिनेशन नंबर इज 2, देन द मॉलिक्यूल इज sp हाइब्रिडाइज्ड। व्हेन द कोऑर्डिनेशन नंबर इज 3, देन द मॉलिक्यूल इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। अगेन द शेप इज सेम, प्लेनर, ट्रायगोनल और बॉन्ड एंगल 120 डिग्री, बॉन्ड एंगल 120 डिग्री। ओके, यहां पे क्या ध्यान रखना है? व्हेन कोऑर्डिनेशन नंबर इज 4, देन देयर इज 2 टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इन द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में कॉम्प्लेक्स में 2 टाइप का हाइब्रिडाइजेशन होगा, दैट इज DsP2। एक नई बात आ गई यहां पे, DsP2 हाइब्रिडाइजेशन डिस्कस करेंगे हम लोग इसको। DsP2 और DsP2 हाइब्रिडाइज्ड जो मॉलिक्यूल होते हैं, DsP2 हाइब्रिडाइज्ड जो मॉलिक्यूल होते हैं वो कैसे होते हैं? स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर। और बॉन्ड एंगल होगा 90 डिग्रीज का। बॉन्ड एंगल कितना? 90 डिग्रीज का। और एक sp3। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 से हमें ध्यान रखना है, कोऑर्डिनेशन नंबर इज 4, देन पॉसिबल हाइब्रिडाइजेशन इज DsP2 एंड sp3। sp3 होगा तो टेट्राहेड्रल 109 डिग्री 28 मिनट। When the coordination number of the complex is 5, then again इसमें 2 टाइप का हाइब्रिडाइजेशन होगा, DsP3 एंड sp3d2, sp3d। ये सब मैं आपको बताऊंगा कि ये कैसे देखेंगे हम लोग, पहले अभी केवल नोट कर रहे हैं। तो कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 5 है तो 2 टाइप का हाइब्रिडाइजेशन मिलेगा, DsP3 एंड sp3d। इन बोथ द केसेस, दोनों केस में ज्योमेट्री जो होगी वो ट्रायगोनल बाई पिरामिडल, ट्रायगोनल बाई पिरामिडल ज्योमेट्री, ट्रायगोनल बाई पिरामिडल ज्योमेट्री होगी। और बॉन्ड एंगल जो होगा 3 बॉन्ड एंगल ऑफ 120 डिग्री एंड 2 बॉन्ड एंगल ऑफ 90 डिग्री। 3 बॉन्ड एंगल 120 डिग्री के और 2 बॉन्ड एंगल 90 डिग्री के होंगे। ठीक है, एक और पॉसिबिलिटी है कोऑर्डिनेशन में, दैट इज कोऑर्डिनेशन नंबर 6। व्हेन द कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो फिर से यहां 2 टाइप की पॉसिबिलिटी होगी, sp3d2 और d2sp3, sp3d2 और d2sp3 2 टाइप की पॉसिबिलिटी होगी। शेप ऑफ मॉलिक्यूल इज ऑक्टाहेड्रल, शेप मॉलिक्यूल का कैसा होगा? ऑक्टाहेड्रल होगा। शेप ऑफ द मॉलिक्यूल इज ऑक्टाहेड्रल एंड बॉन्ड एंगल इज 90 डिग्री। और बंध कोण कितना होगा? 90 डिग्री के होंगे, 90 डिग्री का बॉन्ड एंगल होगा। तो दिस इज पॉसिबल टाइप ऑफ ज्योमेट्री इन द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। वंस रिवाइज कर लेते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर 2 sp लीनियर, कोऑर्डिनेशन नंबर 3 sp2 प्लेनर, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 पर यहां 2 पॉसिबिलिटी है, DsP2 और sp3।
कोऑर्डिनेशन नंबर 5 पर DsP3 और sp3d, और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 पर पॉसिबिलिटी है D2sp3 या sp3d2, sp3d2, sp3 कहना चाहिए था, ये चलिए दिख गया तो अच्छा है, sp3d2 और D2sp3। अब और कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री को सॉल्व करने के लिए क्या क्या रॉ मटेरियल चाहिए, पहले उस पे हम लोग बात करते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है, सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पे क्या आएगी, कार्बोनाइल NO2, कार्बोनाइल NO2 एंड Cn माइनस आर द स्ट्रॉन्ग लिगेंड, स्ट्रॉन्ग लिगेंड, ये हैं स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स। केवल 3 को अलग से याद रख लेना है, कार्बोनाइल NO2 और Cn माइनस आर द स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स। इट कॉजेस बैक बॉन्डिंग, और ये पश्च आबंधन करते हैं, बैक बॉन्डिंग अपने आप जब हम एक्सप्लेन करेंगे समझ में आएगा, कॉजेस बैक बॉन्डिंग। एक और बात, कॉम्प्लेक्स ऑफ स्ट्रॉन्ग लिगेंड, स्ट्रॉन्ग लिगेंड के जो कॉम्प्लेक्सेस हैं, कॉम्प्लेक्सेस ऑफ स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स आर लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाते हैं स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स। लो स्पिन का मतलब होता है जिसमें कम संख्या में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहते हैं, कम संख्या में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहते हैं, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का नंबर जब ज्यादा हो जाता है तब उसको हम कहते हैं हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। एक बात क्लियर हो गई, CO NO2 एंड Cn माइनस आर द स्ट्रॉन्ग लिगेंड, इनके अलावा बाकी सभी लिगेंड कैसे होते हैं, वीक लिगेंड होते हैं। अगली इंपॉर्टेंट बात क्या आएगी, अमोनिया इज स्ट्रॉन्ग लिगेंड, स्ट्रॉन्ग लिगेंड इन कोबाल्ट कॉम्प्लेक्स, इन कोबाल्ट कॉम्प्लेक्स, कोबाल्ट के कॉम्प्लेक्स में अमोनिया स्ट्रॉन्ग लिगेंड के जैसा काम करता है, कोबाल्ट के कॉम्प्लेक्स में अमोनिया स्ट्रॉन्ग लिगेंड के जैसा काम करता है। तो दिस इज अ स्पेसिफिक पॉइंट है ना, कोबाल्ट के कॉम्प्लेक्स में अमोनिया स्ट्रॉन्ग लिगेंड के जैसा काम करता है। हेलोजेंस आर, हेलोजन मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन की बात कर रहे हैं हम लोग, क्लोरीन और ब्रोमीन बेसिकली यहां पे मिलेंगे आपको। हेलोजेंस आर स्ट्रॉन्ग लिगेंड, हेलोजेंस आर स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स इन प्लैटिनम कॉम्प्लेक्सेस, प्लैटिनम के कॉम्प्लेक्स में हेलोजेंस स्ट्रॉन्ग लिगेंड के जैसा काम करेंगे, प्लैटिनम के कॉम्प्लेक्स में हेलोजेंस स्ट्रॉन्ग लिगेंड के जैसा काम करेंगे। तो एक्सेप्शनल पॉइंट्स को बहुत अच्छे से याद रखना है, फिर से एक बार डिस्कस कर लेते हैं। कार्बोनाइल NO2 नाइट्रो Cn माइनस आर द स्ट्रॉन्ग लिगेंड इन ऑल द कॉम्प्लेक्सेस, ओके। अमोनिया इज act as strong ligand only in complex of cobalt, only in complex of cobalt. Halogens are strong ligand only in complexes of platinum, only in complexes of platinum. तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, इसको ध्यान रखना है। अब अगर कॉम्प्लेक्स के अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचेगा तो वो पैरामैग्नेटिक होगा, अगर कंप्लीटली पेयर्ड होंगे सारे इलेक्ट्रॉन, सारे ऑर्बिटल अगर पेयर्ड होंगे तो डायमैग्नेटिक होगा, ठीक है। तो अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रिमेनिंग है तो पैरामैग्नेटिक, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, सब पेयर्ड है तो डायमैग्नेटिक। जो पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्सेस होंगे वो कलर्ड होते हैं और जो डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्सेस होते हैं वो कलरलेस होते हैं। ये इंपॉर्टेंट बातें ध्यान रखना है। स्ट्रॉन्ग लिगेंड के जो कॉम्प्लेक्सेस हैं वो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होंगे और जितने भी वीक लिगेंड के कॉम्प्लेक्सेस होंगे वो सब हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होंगे। इट इज हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। अब एक और बात यहां पे हमको डिसाइड करनी है, देखो, उसके बाद हम इसका सॉल्यूशन शुरू करते हैं। sp3d या dsp3 में कौन सा
d ऑर्बिटल इन्वॉल्व होगा, कभी कभी ये पूछते हैं तो इसको ध्यान रखना है। sp3d या dsp3, तो एक d आ रहा है, यहां पे d का कौन सा ऑर्बिटल इन्वॉल्व होगा, तो dz² इन्वॉल्व इन हाइब्रिडाइजेशन। ओके, sp3d या dsp3 में कौन सा, dz²। dsp2 में dx² माइनस y², जिसको आप कहते हो dx² y² इन्वॉल्व होगा जब हाइब्रिडाइजेशन होगा dsp2। sp3d2 या d2sp3 एक ही बात है, d2sp3, यहां पे dx² y² और dz² ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व करेंगे। sp3d3, क्योंकि यहां तो d3 sp3 होता नहीं है कहीं, sp3d3, तो sp3d3 होगा तो d के कौन से लेवल इन्वॉल्व करेंगे, dxy, dyz और dzx, मतलब पहले वाले 3 ऑर्बिटल इन्वॉल्व होंगे। ठीक, तो ये एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन और ध्यान रखना है। अब बात करते हैं ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स की। चलिए, जैसे मैंने कहा K4 FeCN6 में क्या कंडीशन बनेगी, आयरन का हाइब्रिडाइजेशन कैसा होगा, शेप कैसा होगा, इट इज पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक, इट इज कलर्ड और कलरलेस, एंड व्हाट इज अबाउट इट्स मैग्नेटिक मोमेंटम। तो सारी के सारे क्वेश्चन का आंसर आपको इसके ज्योमेट्री से मिल जाएगा। सबसे पहला काम, ऑक्सीडेशन नंबर का कैलकुलेशन। 4 पोटेशियम है, 1 पोटेशियम का चार्ज +1, तो 4 पोटेशियम का चार्ज मिला के हो जाएगा +4। ओके, जिसको कैलकुलेट करना है, इट इज कंसीडर्ड टू बी x। साइनाइड इज द -1 चार्ज लिगेंड इक्वल टू 0, तो 4 + x इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 6 - 4, तो कितना आ जाएगा 2+। हियर द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन इज 2+, यहां पे आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट 2+ है। अब देखो, आयरन नेचुरल, एटॉमिक नंबर 26, 4s2 3d6 is the configuration of iron, 4s2 3d6। अभी क्या करना है मुझे, आयरन 2+ पे शिफ्ट करना है। और जब हम लोग कॉन्फ़िगरेशन बना रहे थे तो मैंने आपको बताया था, ऑलवेज फ्रॉम लोअर एनर्जी लेवल इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड फर्स्ट, सो इट इज 4s0 3d6। नाउ आयरन 2+ का कॉन्फ़िगरेशन कितना हो जाएगा, 4s0 3d6। अब इसके बाद तो देखो क्या क्या काम कर रहे हैं, बाय प्रोसीजर सीखिए। सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट किया, फिर इसके बाद मैंने ये चेकआउट किया कि उस मेटल का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा। +2 स्टेट में था आयरन, तो +2 का कॉन्फ़िगरेशन बना लिया। अब तीसरे नंबर पर बारी आएगी लिगेंड की, कि लिगेंड क्या है। तो व्हाट इज द लिगेंड, लिगेंड इज द साइनाइड, इट इज स्ट्रॉन्ग लिगेंड। साइनाइड कैसा है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। द 3 लिगेंड्स आर strong ligand in all the complexes, that is carbonyl, cyanide and NO2. Now अब आएगा फंक्शन ligand का। तो देखो आयरन 2+ पे जब हम पहुंच गए थे तो व्हाट इज द कॉन्फ़िगरेशन, 3d6, 1 2 3 4 5 और ये 6। 3d का सिचुएशन है 3d6, 4s का सिचुएशन है 4s0, कोई इलेक्ट्रॉन 4s में नहीं है। नाउ द लिगेंड इज साइनाइड। व्हाट डू द स्ट्रॉन्ग लिगेंड, बैक बॉन्डिंग। व्हाट इज द बैक बॉन्डिंग, इफ देयर इज इलेक्ट्रॉन्स आर अनपेयर्ड इन द डिफरेंट एनर्जी लेवल, इट बिकम्स पेयर्ड। ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो जाते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो जाते हैं। दिस इज द केस ऑफ बैक बॉन्डिंग। अगर मान लो एसके ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन बचा रहता, इफ देयर इज इलेक्ट्रॉन इन द एस ऑर्बिटल, देन इट इज ऑल्सो शिफ्टेड इन द बैक बॉन्डिंग। सबसे पहले वही शिफ्ट होता। अगर एस में इलेक्ट्रॉन बचा रहता, किसी कॉम्प्लेक्स में ऐसा आएगा तो हम लोग डिस्कस करेंगे, अगर एस में इलेक्ट्रॉन बचा रहेगा
तो बैक बॉन्डिंग में सबसे पहले इस ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन ही शिफ्ट होने वाले हैं, ये ध्यान रखना है, दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट। ओके, अब नाउ व्हाट हैपेंस आफ्टर द बैक बॉन्डिंग, आफ्टर द बैक बॉन्डिंग द 3D label is ये 4s अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट्स आप 4f 4p 4d सारे ऑर्बिटल यूज कर सकते हैं। ये आ गया 4s, तो जिसके पास 4s होगा उसके पास 4p भी होगा, उसके पास 4d भी होगा, उसके पास 4d भी होगा, ये ध्यान रखना है। ठीक, अब देखो आफ्टर बैक बॉन्डिंग द न्यू एनर्जी लेवल इज देयर। अब 3D में 2 ऑर्बिटल खाली है, बिकॉज लिगेंड्स ऑलवेज कैरिंग इलेक्ट्रॉन पेयर, लिगेंड हमेशा अपने साथ इलेक्ट्रॉन युग्म लाता है, 2 इलेक्ट्रॉन लेके आता है, एंड इट फॉर्म्स कोऑर्डिनेट बॉन्ड। लिगेंड हमेशा मेटल के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग करता है, तो उसको जगह मिल गई 3D में, 2 जगह 3D में एक्वायर कर सकता है, वो एक्वायर 2 प्लेसेस इन 3D ऑर्बिटल। तो हाइब्रिडाइजेशन इज स्टार्टेड फ्रॉम D। कहां से स्टार्ट हुआ? 3D से स्टार्ट हुआ, साइनाइड 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 साइनाइड, इट इज स्टार्टेड फ्रॉम 3D, इट इज स्टार्टेड फ्रॉम लोअर लेवल। तो कैसे लिखेंगे? हाइब्रिडाइजेशन इज व्हाट? D2sp3, इट इज नोन एज D2sp3। क्या कहेंगे इसको? D2sp3। D बाद वाला नहीं है, D से शुरू करके जा रहा है, तो D2sp3 90 ऑक्टाहेड्रल, ये तो कैरेक्टरिस्टिक्स है ये इसकी, 90 ऑक्टाहेड्रल। ऑल द ऑर्बिटल्स आर पैक्ड, सभी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग है, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज देयर, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इट इज डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स, डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स। इट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। और चूंकि ये पूरा भरा हुआ है तो इसलिए कैसा होगा? कलरलेस भी होगा, कंप्लीटली पेयर्ड है इसलिए कैसा होगा? कलरलेस भी होगा। तो दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ K4FeCN6। ओके, दूसरे एग्जांपल पर बात करते हैं, लेट्स डिस्कस सम एग्जांपल। बिल्कुल सिंपल से स्टार्ट किया है मैंने ताकि सबको समझ में आए। K3FeCN6, 3 + x - 6 = 0, x = 3 plus, charge is 3 plus here. Iron natural 26, 4s2 3d6, iron 3 plus, 4s0 3d5. Now the ligand is cyanide, it is strong ligand. So what is the condition? 3d 4s, 4s तो 0 की कंडीशन पे है, अभी इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन है 3D में। स्ट्रॉन्ग लिगेंड काजेस बैक बॉन्डिंग, तो व्हाट हैपेंस इन बैक बॉन्डिंग? द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज पेयर्ड, तो 2 तक भर जाएगा, यहां के लिए कोई इलेक्ट्रॉन बचा नहीं है। तो व्हाट इज द कंडीशन आफ्टर द बैक बॉन्डिंग? This is the condition of 3D after the back bonding. Now 4s, 4p and all required orbital can be taken. And entry of the ligand in empty orbital, in empty orbital. Because ligands carrying always electron pair, ligand हमेशा अपने साथ electron pair लाता है. So there is the hybridization label. Answer is D2sp3 again. D2sp3 characteristics is almost same, 90 octahedral, but it is paramagnetic complex, paramagnetic complex because of presence of unpaired electron, because of presence of unpaired electron, it is paramagnetic complex. Okay, now clear? तो D2sp3 तो है, लेकिन
पैरामैग्नेटिक भी है। एक और कॉम्प्लेक्स पे बात करते हैं, FeH2O होल 6 3+। यहां पे मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि वाटर कैसा है, वीक लिगेंड है, एक्सेप्ट Cn minus NO2 and carbonyl, all the ligands are weak. In case of ammonia, in case of cobalt, the ammonia is act as a strong ligand. So now what happens? Again, the charge of iron is 3+ because water is neutral. और ऐसा भी ध्यान रख सकते हैं, अगर किसी कॉम्प्लेक्स पर पॉजिटिव चार्ज लगा हुआ है तो इट इज इट्स ऑक्सीडेशन नंबर. It is only for positive. If there is positive charge, it is its oxidation number. So what is about the configuration of iron 3+? अभी हमें clear है, 4s0 3d5. 4s0 3d5 is the configuration of iron 3+. And the ligands are water. Ligands क्या है यहाँ पे? Water है. It is weak ligand. It is weak ligand. Cannot involve in back bonding. बैक बॉन्डिंग नहीं करा सकता वीक लिगेंड. वीक लिगेंड बैक बॉन्डिंग नहीं करा सकता है. 4p और 6 लिगेंड की एंट्री के लिए मुझे जरूरत 4d की भी पड़ेगी. 4d. नाउ द एंट्री ऑफ लिगेंड स्टार्ट फ्रॉम 4s. 1 2 3 4 5 and 6. Okay, this is sp3d2. Now the hybridization is sp3d2. Octahedral 90 degree. Paramagnetic 90 degree paramagnetic. 5 unpaired electron is there. So if there is magnetic momentum अगर पूछते हैं तो formula is under root n+2, under root 5 plus 2. So 5 plus 2 is 7. 7 into 5 is root 35 is the magnetic momentum, about 5.9 bm. तो magnetic momentum भी calculate हो जाएगा. So this is the third example. ये हुआ आपका तीसरा example. नेक्स्ट एग्जाम्पल पे बात करते हैं, NiCN होल 4 2-, NiCl4 2-. जितने भी इंपॉर्टेंट कॉम्प्लेक्सेस हैं जिन पे बात कर सकते हैं, जिनको पूछ सकते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे. NiCO होल 4 निकल टेट्राकार्बोनिल. तो लेट्स डिस्कस 3 डिफरेंट कॉम्प्लेक्सेस ऑफ द निकल. NiCN होल 4- की बात कर लेते हैं पहले. NiCN4 2-. नाउ x -4 इक्वल टू -2. सो हियर x इक्वल टू +2. तो निकल का चार्ज नंबर कॉम्प्लेक्स में कितना मिल रहा है? +2. लेट्स सॉल्व. निकल एटॉमिक नंबर 28. नेचुरल इज 4s2 3d8. नाउ निकल 2+. तो क्या हो जाएगा? 4s0 3d8. 4s0 3d8. तो व्हाट इज द कंडीशन बिफोर बैक बॉन्डिंग? निकल 2+. 4s0 3d8. ये हुआ 3d8. 4s0. If required, next orbital can be taken. Now the cyanide is the ligand. Ligand क्या है? Cyanide. It is strong ligand. What is the function of the strong ligand? Cause the back bonding. Responsible for the back bonding. And what is the new condition after the back bonding? After the back bonding, the new condition is this. After the back bonding, the new condition is this. मतलब D का एक ऑर्बिटल खाली पड़ा हुआ है बैक बॉन्डिंग के बाद. Here 4s is 0 and 4p is always here empty.
and the entry of cyanides. Okay, now the answer is DsP2. Clear? This is DsP2 hybridized molecule. NiCN4 double negative is DsP2 hybridized molecule. 90. Square planar. 90. Square planar. Diamagnetic complex. Diamagnetic complex because there is no unpaired electron. Diamagnetic complex. Okay. This is about NiCN4 double negative. Now, NiCl4 2 minus. देखो NiCN4 डबल नेगेटिव वाला जो कॉम्प्लेक्स था वो कैसा था? इट इज अ DsP2 hybridized complex. अब देखो NiCl4 2 minus. Again the charge of nickel is 2 plus, but the ligand is here weak ligand Ni2 plus. 4s0 3d8 is the configuration of nickel 2 plus. About the 1 2 3 4 और ये 5 6 7 8 4s0 4p is also required 4s0 4p is 0. Okay, now 4 लिगेंड की एंट्री करनी है मुझे तो 4s में 1 आ जाएगा और p में भी 3 चला जाएगा. तो NiCN4 डबल नेगेटिव DsP2 हाइब्रिडाइज था. Where NiCl4 2 minus NiCl4 2 minus is sp3 hybridized. 109 डिग्री 28 मिनट का बॉन्ड एंगल. शेप इज टेट्राहेड्रल. तो सब कुछ चेंज हो गया है. शेप इज टेट्राहेड्रल एंड व्हाट हैपेंस हियर? 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो पैरामैग्नेटिक भी होगा. इट इज पैरामैग्नेटिक इन शेप, पैरामैग्नेटिक इन नेचर. So this is about NiCl4 2 minus. NiCl4 2 minus. Next, NiCO4 nickel tetracarbonyl. Carbonyl is the neutral ligand. Its oxidation number is 0. Carbonyl is neutral ligand. Its oxidation number is 0. Now X equal to 0. So nickel exists in form of 4s2 3d8. यहां पे वाला केस आएगा जिसको मैं आपसे डिस्कस कर रहा था. देखो अभी क्या कंडीशन है? 3d का कंडीशन है 3d8 और 4s के पास 2 इलेक्ट्रॉन है. 4s2 and 3d8. 1 2 3 4 5 6 7 8. ठीक है. एंड 4s ऑर्बिटल्स हैविंग ऑलरेडी 2 इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट. 4s ऑर्बिटल में भी 2 इलेक्ट्रॉन है. कार्बोनाइल स्ट्रॉन्ग लीगेंड है. कार्बोनाइल इज द स्ट्रॉन्ग लीगेंड. कार्बोनाइल इज द स्ट्रॉन्ग लीगेंड. एंड व्हाट हैपेंस हियर? इफ द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द लोअर एनर्जी लेवल, if the electron present in the lower energy level, it is shifted in back bonding also. It is shifted in back bonding also. So what is the position? What is the condition after the back bonding? What is the condition of the back bonding? अब ये चेक करना पड़ेगा. ये सब चीजें आनी चाहिए तभी परफेक्टली आंसर निकलेंगे और बिल्कुल सही. 3d 10 हो गया. 4s 0 है. 4p भी 0 है. अभी 4s 4p. Now the entry of ligand start from 4s label. So it is a sp3 hybridized complex. sp3 109 degree 28 minute tetrahedral. कई बार ऐसा क्वेश्चन आता है why NiCO4 is tetrahedral where NiCN4 is square planar. So the logic is there. In case of NiCN4 2 minus, the hybridization is DsP2, where in case of NiCO4 the hybridization is sp3, so it is tetrahedral. यहां पे hybridization sp3 है इसलिए tetrahedral है. Now some important examples. CONH3
होल 6 3 प्लस। क्या ध्यान रखेंगे, किस लिए बताया, इन केस ऑफ complex of cobalt, ammonia act as strong ligand, कोबाल्ट के कॉम्प्लेक्स में अमोनिया स्ट्रॉन्ग लीगेंड जैसा काम करता है, वेर इन अदर कॉम्प्लेक्सेस इट इज वीक लीगेंड। नाउ कोबाल्ट एटॉमिक नंबर 27 4s2 3d7। तो देखो कॉन्फ़िगरेशन की कितनी जरूरत पड़ रही है, मैं मास्टर होना पड़ेगा कॉन्फ़िगरेशन का। तो CO3 प्लस, व्हाट हैपेंस इन केस ऑफ CO3 प्लस 4s0 3d6, दो इधर से एक इधर से, 4s0 3d6। तो व्हाट इज द कंडीशन, d6 is there, 1 2 3 4 5 6। now ammonia is act as a strong ligand in cobalt complex, so what happens, ammonia strong ligand है तो क्या करेगा, बैक बॉन्डिंग कर देगा, there is the case of the back bonding। तो अमोनिया ने यहाँ पे बैक बॉन्डिंग करा लिया, कोबाल्ट के कॉम्प्लेक्स में अमोनिया स्ट्रॉन्ग लीगेंड है। तो व्हाट इज अबाउट द आफ्टर द बैक बॉन्डिंग, व्हाट इज द कंडीशन, 3 तक पूरा भर गया है, 1 2 3 पूरा फिल, 3D का सिचुएशन, 4s0 4pb0, छोटा बना दिया, थोड़ा जगह नहीं मिल रही है, 4s 4p। नाउ द 6 अमोनिया इज इन्वॉल्व as a ligand, as a bond forming, coordinate bond formation। okay, now the answer is D2sp3 90 octahedral, 90 octahedral। okay, and diamagnetic complex, this one is diamagnetic complex। तो इसी तरीके से आपको सभी कॉम्प्लेक्सेस पे काम करना है, इसी तरीके से आपको सभी कॉम्प्लेक्सेस पे काम करना है और आसानी से आंसर निकलता है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। CrNH3 होल 6 3 प्लस। अब देखो क्रोमियम का कॉम्प्लेक्स है ये, क्रोमियम के कॉम्प्लेक्स में अमोनिया स्ट्रॉन्ग लीगेंड नहीं रहेगा, अमोनिया इज नॉट स्ट्रॉन्ग लीगेंड इन कॉम्प्लेक्स ऑफ कोबाल्ट। क्रोमियम कॉन्फ़िगरेशन इज व्हाट, 4s1 3d5 प्लस 3 चाहिए मुझे, तो क्या हो जाएगा 3 प्लस 4s0, 2 इधर से तो 3d3, 4s0 3d3। नाउ d3, ओके, तो 2 ऑर्बिटल ऑलरेडी वैकेंट है 3d के पास, 4s0 4p इज हियर, 2 ऑलरेडी वैकेंट हैं, तो वैकेंट वाले में तो जाएगा ना, चाहे बैक बॉन्डिंग नहीं भी है तो 2 तो वैकेंट है ना। आंसर इज D2sp3 90 ऑक्टाहेड्रल, पैरामैग्नेटिक है लेकिन ये कॉम्प्लेक्स, पैरामैग्नेटिक बिकॉज ऑफ 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, सो पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स इज देयर। अब 2 और कॉम्प्लेक्सेस को डिस्कस करते हैं, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, CuCl4 2-, एक एक्सेप्शनल केस है इसमें से, CuNH3 होल 4 2+, CuNH3 होल 4 2+, वन ऑफ द एक्सेप्शनल केस इज देयर, इसको याद रखना है, वन ऑफ द एक्सेप्शनल केस इज देयर, तो इसको याद रखना है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बात करते हैं CuCl4 2- की। पहले
CuCl4 2 minus. What is about the geometry? X minus 4 equal to minus 2. The X equal to plus 2 is the copper. The configuration of copper 29, 4s1 3d10. क्या काम करना है? 2 प्लस पे जाना है, तो नाउ 4s0 3d9, 4s0 3d9, 4s0 3d9, तो 3d की कंडीशन है 9 पे. इट मींस नो वैकेंट सिचुएशन इज हियर फॉर लीगेंड, क्योंकि लीगेंड अपने साथ 2 इलेक्ट्रॉन लाता है, इसलिए उसके लिए कोई सिचुएशन वैकेंट नहीं है. 4s0 और 4p भी 0. सो हियर CuCl4 2 minus is a sp3 hybridized molecule with paramagnetic nature. sp3 तो कैरेक्टरिस्टिक्स पता है आपको अभी. 109 डिग्री 28 मिनट का बॉन्ड एंगल होगा, टेट्राहेड्रल शेप होगा, एंड इट इज अ पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स, और इसको हम पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स भी कहेंगे. ओके, तो CuCl4 2 minus. द नेक्स्ट वन इज CuNH3 होल 4 2 प्लस. तो क्या ध्यान रखेंगे? स्पेक्ट्रोस्कोपी की टेक्निक से जब इसको देखा गया, स्पेक्ट्रोस्कोपी की टेक्निक से जब इसको देखा गया, तो इसमें ये ऑब्जर्वेशन आया कि ये कॉम्प्लेक्स जो है टेट्राहेड्रल नहीं है, बिकॉज अमोनिया इज ऑल्सो वीक लिगेंड लाइक क्लोरीन इन केस ऑफ कॉपर, बट the nature of the complex, the geometry of the complex is not, the geometry of the complex is not tetrahedral. It is square planar. It is square planar. तो स्पेक्ट्रोस्कोप की हेल्प से ये पता चला कि ये जो कॉम्प्लेक्स है वो DsP2 और स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है. इट इज स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स. तो इसको याद रखेंगे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है ये. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो इट इज स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स विथ DsP2 हाइब्रिडाइजेशन. मतलब सॉल्यूशन करने पर ये हमेशा sp3 आएगा, लेकिन ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड नहीं है. स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक से जब ऑब्जर्वेशन किया गया तो ये पता चला कि ये जो कॉम्प्लेक्स है ये DsP2 हाइब्रिडाइज्ड है, क्योंकि इसकी ज्योमेट्री जो है वो स्क्वायर प्लेनर मिलती है. अब कई चीजें ऐसी होती है जो कि है तो फिर उसको ध्यान रखना है, क्योंकि हमें अपने 4 नंबरों का भी ध्यान रखना है, वो जाने नहीं चाहिए, इसलिए इतनी बार बताया मैंने इसको. तो CuNH3 होल 4 2 प्लस का कॉपर 2 प्लस पे है. 4s0 3d9 इज द कॉन्फ़िगरेशन. तो d9 की कंडीशन पे तो है. अमोनिया वीक लिगेंड है कॉपर के केस में, बैक बॉन्डिंग नहीं होगी, ये भी कंफर्म बात है. देयर इज नो केस ऑफ बैक बॉन्डिंग, क्योंकि इलेक्ट्रॉन भी अवेलेबल नहीं है बैक बॉन्डिंग के लिए. बट व्हाट हैपेंस हियर, क्या हुआ होगा? 4s 4p, तो दैट इलेक्ट्रॉन एनी हाउ इन एनी कंडीशन दैट इलेक्ट्रॉन इज शिफ्टेड इन द d ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल. मान लो वो इलेक्ट्रॉन कहीं अभी घूमने के लिए गया हुआ है, अब ऐसी कंडीशन होती है तभी उसमें DsP2 हाइब्रिडाइजेशन होता है. जैसे मान लो अपना घर छोड़ करके कहीं कोई बाहर गया हुआ था, अब कोई व्यक्ति आया और उसने उसके घर को क्या कर दिया? ऑक्यूपाई कर दिया. तो ये अमोनिया इधर आ गया, 4s में एक अमोनिया आ जाएगा और 4p में भी 2 अमोनिया आ जाएगा, and 1 electron is remaining here. This is the condition of 4p. So with the help of spectrography technique, it is observed that the copper ammonia complex CuNH3 whole 4 2 plus is DsP2 hybridized because its geometry is square planar. It is also paramagnetic. ये paramagnetic भी है. तो देखो ये आ गया. तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है, इसको याद करके रखना है. DsP एक ही बात तो केवल एक्सेप्शनल में मैंने बताया आपको, जो जहां मेजर एक्सेप्शन आ रहा है, ठीक है.
तो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है CuNH3 होल 4 2+ DsP2 90 स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री और एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, सो इट इज पैरामैग्नेटिक। और बॉन्डिंग के लिए एक लेक्चर मैंने और रखा है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है बॉन्डिंग। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बॉन्ड ऑर्डर निकालना सीखेंगे। बॉन्ड ऑर्डर निकालने के बाद फिर डायपोल मूवमेंट सीखेंगे और जितना भी टाइम मुझे मिलेगा इंपॉर्टेंट चीजों को कवर करने के बाद उन छोटे छोटे पॉइंट्स पर भी हम लोग बात करेंगे।